हाय गाइस, आई होप यू आर फाइन। और इन दिस वीडियो हमने पढ़ना है न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ओके, सो बेसिकली न्यूटन के फर्स्ट लॉ में हमने देखा था कि हमारे पास क्या होती कि एक्सटर्नल फोर्स अगर नहीं एक्ट कर रही होती तो क्या होता है कि ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट रेस्ट और मूव्स विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, और जब एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करेगी तब वो क्या हो जाएगा, तब हमारे पास डेफिनेटली वो स्टेट ऑफ मोशन में आ जाएगा, उसकी वेलोसिटी चेंज होने लग जाएगी, राइट। सो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है हमारे पास। ठीक है, और इसी को अब हमने यहाँ पे देखना है कि न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है। बेसिकली एक्सेलरेशन के साथ ही डील कर रहा है। ठीक है, सो अब किस वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जब भी फोर्स एक्ट करेगी तो हमारे पास क्या होता है कि एक्सेलरेशन हमारे पास प्रोड्यूस होती है। क्या होती है? एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड, राइट, एंड दैट फोर्स शुड बी एक्सटर्नल और अनबैलेंस्ड होनी चाहिए, राइट। ये फोर्स कैसी होगी, इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये हमारे पास अनबैलेंस्ड होगी, राइट, एंड ये एक्सटर्नल फोर्स है। ठीक है, तो क्या होगा, जब भी ये ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करेगी तो हमारे पास एक्सेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी। ओके, अब हमने देखना है कि बेसिकली ये है क्या न्यूटन का सेकंड लॉ। ओके, सो उसमें बेसिकली ये होता है कि हमारे पास एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखो इसमें बेसिकली आप लोग देखें इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक्सेलरेशन कैसे प्रोड्यूस होगी, जब नेट फोर्स एक्ट कर रही होती है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, और वो नेट और एक्सेलरेशन का हमें रिलेशन बताया गया है। ठीक है, यहाँ से सबसे पहले अगर आप लोग देख लें कि होता क्या है ये सेकेंड लॉ, तो उसके हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि ये है क्या, एंड देन हम इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ जाएंगे तो यू विल गेट इट मोर। ठीक है, तो उसमें क्या है कि एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज प्रोड्यूस्ड बाय द नेट फोर्स किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब देखें, हमें अभी हमने देखा कि ये फोर्स से हमारे पास क्या होगी, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। अब इस एक्सेलरेशन का बेसिकली रिलेशन बताया जा रहा है कि ये क्या होगा कि जब भी फोर्स एक्ट करती है तो हमारे पास क्या होगी, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, और एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स के भी, एंड साथ साथ जो उसकी डायरेक्शन होगी उसके भी। ठीक है, फोर्स का मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन दोनों चीज़ों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, राइट। और किसके इन्वर्सली किसके प्रोपोर्शनल होगी, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। ठीक है, अब समझे यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ठीक है, सो दोनों सेम ऑब्जेक्ट्स हैं अगर, तो जितनी अगर मैं इस पर ज़्यादा फोर्स लगाऊंगी तो ये ज़्यादा आगे जाएगी, और अगर मैं इसके ऊपर कम फोर्स एक्ट करूँगी तो क्या होगा कि थोड़ी सी आगे जाएगी। तो इट मीन्स के जितनी हमने फोर्स एक्ट की, ठीक है, जितनी फोर्स एक्सर्ट की तो उतनी ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई। यहाँ पे ज़्यादा की तो यहाँ पे ज़्यादा ही एक्सेलरेशन हुई। ठीक है, यहाँ पे कम की तो यहाँ पे कम, तो इट मीन्स की डायरेक्ट रिलेशन हुआ, राइट। बट अब ये हमारे पास जो सेकेंड रिलेशन है दैट इज़ के एक्सेलरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। ठीक है, अब ये कैसे पता चलेगा कि अगर हम दो डिफरेंट साइज़ के ऑब्जेक्ट्स ले लें और अब क्या करेंगे, हम इन पे सेम अमाउंट ऑफ फोर्स को एक्ट करेंगे। अब आप लोग खुद बता सकते हैं कि हमारे पास अगर मैं किसी एक हैवी मास के ऊपर वही फोर्स एक्ट कराऊंगी तो वो क्या होगी, कम थोड़ा सा मूव करेगी। लेकिन अगर यही फोर्स मैं अगर एक स्मॉल ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कराऊंगी तो वो आगे ज़्यादा आगे जाएगी। ठीक है, ओके, सो यही बात हमारे पास यहाँ पे इस लॉ में मेंशन है, और ऊपर भी कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय नेट फोर्स। ठीक है, जो एक्सेलरेशन हम प्रोड्यूस कर रहे होंगे, जो एक्सेलरेशन फोर्स की वजह से प्रोड्यूस हो रही होगी वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, फोर्स के। ठीक है, जितनी फोर्स उतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन। यस, एंड अनदर पॉइंट इज़ दैट कि हमारे पास जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगी उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करेगा, उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। ऐसे ही है ना, ऐसा तो नहीं कि हमने यहाँ पे फोर्स लगाई और एक्सेलरेशन इस तरफ हुई यानी ऑब्जेक्ट उस तरफ मूव करने लगा। नहीं, हम जहाँ पे पुश करते हैं ऑब्जेक्ट उधर ही उसी डायरेक्शन में मूव करता है, राइट। सो ये वाली बात भी हमारे पास क्या होगी कि ये ट्रू है। ठीक है, कि ये हमारे पास क्या होगा कि इसकी जो डायरेक्शन है वो भी सेम होती है, राइट। इन अदर वर्ड्स हमारे पास क्या बताया कि ग्रेटर द अनबैलेंस नेट फोर्स तो उतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन होगी। ठीक है, फिर इसके बाद अब दूसरा क्या है, मास के साथ क्या रिलेशन बताया कि हमारे पास ये जो एक्सेलरेशन होती है जो भी फोर्स से प्रोड्यूस होगी ये हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है। ठीक है, ये वाली बात। सो दस क्या होता है हमारे पास फॉर गिवन अगर अनबैलेंस फोर्स हमारे पास एक्ट कर रही है, जितना ज़्यादा मास होगा उतनी कम एक्सेलरेशन होगी, राइट। ये बताया था ना हमने कि मास ज़्यादा था तो उसकी वजह से एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस हुई थी। यहाँ पे मास क्या था, कम था, जिसकी वजह से ज़्यादा ऑब्जेक्ट दूर गया उसी सेम फोर्स सेम अमाउंट ऑफ फोर्स को अप्लाई करने से। ठीक है, तो ये है। अब क्या करेंगे, अब हम इन दोनों को, ये जो दो रिलेशंस आए हैं इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे। सो क्या बन जाएगा हमारे पास कि एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू, लेकिन अब जब भी हम क्या करते हैं, अच्छा पहले अभी इसको ऐसे रखते हैं प्रोपोर्शनैलिटी, और ये F/m बन जाएगा। ठीक है, और जब हम इसकी प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करेंगे सो यू नो दैट कि हम क्या करते हैं हमेशा वी इंट्रोड्यूस अ कांस्टेंट इनटू इट। ठीक है, और वो एक कांस्टेंट अब यहाँ पे क्या होगा
ठीक है। कांस्टेंट बेसिकली क्या होता है कि एक ऐसे हम वैल्यू को उसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, इसके अंदर ऐड कर देते हैं बेसिकली, जिसकी क्या होती है कि कांस्टेंट वैल्यू होती है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इन दिस केस हमने ऐसा कांस्टेंट लिया जो कि क्या है, जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी 1, राइट। जिसकी वजह से क्या है कि जब ये हमारे पास के अंदर ऐड होगा तो डेफिनेटली हमारे पास यही चीज़ आ जाएगी। ए अगर ये 1 है और एफ ओवर एम, तो क्या बन जाएगा ए इक्वल्स टू एफ ओवर एम, राइट। तो ये हमारे पास रिलेशन आ जाएगा इससे। और अब क्या करेंगे कि अभी तो इतना आ गया, ठीक है। अब इससे हम क्या बेसिकली डिराइव करेंगे कि फोर्स क्या होती है। तो फोर्स कैसे हमारे पास आएगी कि फोर्स को हमने यहाँ पे रहने दिया एंड मास चला गया ऑन द अदर साइड ऑफ द इक्वालिटी, राइट। तो यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, तो यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, ऑन द अदर साइड वुड गेट मल्टीप्लाइड, ठीक है। सो एफ इक्वल्स टू एम ए हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। ओके और फिर इसके बाद अब ये जो एक्सप्लेनेशन है दिस इज़ बेसिकली फॉर दिस फिगर कि जब भी हमारे पास ये अगर ये मास एम है, ठीक है, और क्या होगा कि जब फोर्स एक करेंगे तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है। तो देखें एक्सेलरेशन यानी ये मूव करने लग जाएगा हमारे पास, ठीक है, विद द डिफरेंट स्पीड्स, ठीक है, डिफरेंट वेलोसिटी। फिर इसके बाद क्या है कि बट इन द सेकेंड वीडियो यू कैन सी कि हमारे पास क्या है, 2 पर्सनस आर एक्सर्टिंग फोर्स, राइट। तो इनकी यानी फोर्स क्या हो गई, अमाउंट ऑफ फोर्स हैज़ डबल्ड, राइट। अभी जब फोर्स डबल होगी तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन भी जितनी स्पीड के साथ वो मूव कर रहा था, यानी जितनी वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी के साथ मूव कर रही थी ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो वो भी डबल हो गई, ठीक है। देन इन द थर्ड फिगर यू कैन सी कि अब जो फोर्स हमारे पास पहले यानी ये हमारे पास फर्स्ट वाला केस बन गया कि फोर्स हमारे पास जितनी थी, अब यहाँ पे क्या है कि उतनी ही फोर्स है, लेकिन क्या था कि पहले वो एक मास को क्या कर रहा था, पुल कर रहा था, बट नाउ द गर्ल इज पुलिंग द 2 masses टुगेदर, ठीक है, जिसकी वजह से यानी हमारे पास क्या है, यानी बेसिकली हमारे पास मास डबल हो गया। अब जब मास डबल होगा फोर्स उतनी ही रहेगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास जो एक्सेलरेशन थी पहले जितनी प्रोड्यूस हो रही थी अब उसकी हाफ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मास इतना हैवी है कि अब उतनी ही अगर फोर्स लगाएंगे तो उसके हिसाब से तो हमारे पास क्या होगा, एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगी, राइट। इसलिए क्योंकि अगर इतनी फोर्स अगर हम एक मैच पे लगाए थे तो समझे इतनी एक्सेलरेशन आई, अब अगर मैच डबल हो गया तो उसकी वजह से एक्सेलरेशन क्या होगी, यानी कि वो जितनी स्पीड के साथ वो मूव करता है बेसिकली वो हाफ हो जाएगी, ठीक है। ओके नाउ वी हैव यूनिट ऑफ फोर्स, ठीक है। अब ये जो हमने बेसिकली डिराइव किया था रिलेशन एफ इक्वल्स टू एम ए, ठीक है। अब इसमें क्या है, फोर्स का यूनिट क्या होगा। सो यू कैन सी फ्रॉम हियर कि यहाँ पे मास का यूनिट क्या होता है, हमने डिराइव क्वांटिटीज़ में पढ़ा था, राइट, कि हमारे पास मास का भी देखा था हमने, एक्सेलरेशन का भी देखा था। मास का यूनिट कितना होता है, किलोग्राम, ठीक है। और एक्सेलरेशन का क्या होता है हमारे पास, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। मास इज़ अ बेस क्वांटिटी और एक्सेलरेशन एक डिराइव क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो याद आया आप लोगों को। सो इस तरह से हम क्या करेंगे कि हमने ये किलोग्राम और एक्सेलरेशन का ये होता है, तो हमारे पास फोर्स का यूनिट क्या बन जाएगा, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट, ये बन गया। और हम इसको इन शॉर्ट कैसे लिखते हैं, हम इसको लिखते हैं कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ फॉर न्यूटन, ठीक है। एन स्टैंड्स फॉर न्यूटन, राइट। सो इस तरह से हमारे पास क्या हो गया कि ये फोर्स का यूनिट बन गया, ठीक है। यहाँ पे लिख भी देती हूँ मैं आप लोग के लिए न्यूटन। सो ये स्मॉल एन से हम लिखेंगे इसको, ओके। फिर इसके बाद होता है हमारे पास के, सो न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है इससे हमें क्या पता चलता है, फोर्स का यूनिट दैट इज़ न्यूटन, ठीक है, जिसको हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करेंगे। और 1 न्यूटन को कैसे डिफाइन करेंगे, अब आप यहाँ से देख सकते हैं 1 न्यूटन क्या होगा, इट मीन्स के जब हमारे पास फोर्स एक करती है, ठीक है, जिससे क्या होगा, ऐसी फोर्स, ये 1 न्यूटन क्या है कि इट इज़ सच अ फोर्स जिससे हमारे पास ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होगा, जो 1 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है उसके अंदर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। सो ये इसी यूनिट से आप बता सकते हैं कि ये क्या होगा, कि इसकी डेफिनेशन क्या है यूनिट की। सो दिस इज द फोर्स, ओके। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द मास एंड वेट, ठीक है। मास क्या होता है और वेट क्या होता है। सो बेसिकली मेन थिंग ये होती है कि हमारे पास जो मास है वो भी डिफरेंट होता है, वेट भी डिफरेंट होता है, ठीक है। मतलब यू कैन से कि दोनों चीज़ें जो है सेम नहीं होती, ठीक है। वेट हमारे पास क्या होता है कि आप डिफरेंट लाइक प्लैनेट्स पे जाते हैं तो ये वेट वेरी करता है, ठीक है। क्योंकि ये वेट किसकी वजह से होता है, ग्रेविटी की वजह से। लेकिन जो चीज़ हमारे पास हमेशा हर जगह कांस्टेंट रहती है दैट इज़ अ मास, ठीक है। कि किसी प्लैनेट पे भी चले जाएं आप, चाहे जी की वैल्यू हमारे पास चेंज होती रहे, ठीक है, तब भी हमारे पास मास क्या होता है, इट रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। तो अभी देखते हैं कैसे। सो इन अ डेली लाइफ हमारे पास क्या होता है कि हम टर्म मास और वेट दोनों को हम सेम मीनिंग में यूज़ कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं होता, एज आई टोल्ड यू, ठीक है। हाउएवर जो मास होता है ये क्या होता है,
अब ये मास की डेफिनेशन है एंड दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ वेट, ठीक है। मास क्या होता है कि इट्स अमाउंट ऑफ मैटर एंड ऑब्जेक्ट कंटेन्स, यानी कितना किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कितना मैटर है, ठीक है, तो वो क्या बताता है, मास, ठीक है। और मास का मैंने आपको ये फर्स्ट में जो फर्स्ट लॉ पढ़ाया था न्यूटन का, उसमें बताया भी था कि बेसिकली मास और इनर्शिया का हमारे पास बहुत क्लोज रिलेशन होता है कि बेसिक जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा इनर्शिया होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है हमारे पास, ठीक है। कि किसी भी चीज़ का अगर हमारे पास वेट ज़्यादा होगा, सॉरी अगर मास ज़्यादा होता है तो कि उसकी टेंडेंसी ज़्यादा होती है कि अपनी स्टेट को वो मेंटेन करके रखे, ठीक है। कि वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहने की टेंडेंसी होगी, एंड इफ़ इट इज़ मूविंग तो इट वुड टेंड टू स्टे मूविंग, ठीक है, टू कीप मूविंग। सो इस तरह से हमारे पास क्या होता है कि ये मास के बारे में था। नाउ वेट क्या होता है, वेट बेसिकली क्या है कि हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट या मास के ऊपर कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगी, ठीक है। अर्थ हमें पता है ना कि क्या कर रहा होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट कर रहा होता है टूवर्ड्स द सेंटर, राइट। सो अब वो कितनी ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो वो क्या होता है, वेट, राइट। तो वो क्या होगा हमारे पास, वेट, कोई ऑब्जेक्ट अगर हैवी होगा तो उस पर ज़्यादा ग्रेविटी की फोर्स एक्ट करी होगी, ज़्यादा वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा अर्थ। और अगर कोई ऑब्जेक्ट, अगर कोई मास अगर बहुत हल्का सा है, लाइक फेदर है हमारे पास, तो उस पर उसका मास भी क्योंकि बहुत कम होता है तो इसलिए वो कम ग्रेविटी उसके ऊपर एक्ट कर रही होगी, राइट। तो अब क्या है कि न्यूटन सेकंड लॉ कैन बी यूज टू रिलेट द टू क्वांटिटीज, ठीक है। तो बेसिकली हम न्यूटन के सेकंड लॉ को जो एफ इक्वल्स टू एम ए हमने डिराइव किया था, अब हम उसको यूज़ करेंगे इस क्वांटिटी को डिराइव करने, इस रिलेशन को डिराइव करने के लिए, ठीक है। इन दोनों को बेसिकली क्या कहने के लिए, रिलेट करने के लिए, ठीक है। अब क्या होता है कि हमारे पास अर्थ की सरफेस पे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट रहती है, ठीक है। तो देखें अभी हमारे पास रिलेशन क्या था, एफ इक्वल्स टू एम ए, राइट। अब हमने बताया कि ये जो हमारे पास एक्सेलरेशन है, ठीक है, वो अर्थ पे क्या होती है, हमेशा एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहती है, ठीक है। वो क्या किसकी इक्वल होती है, ग्रेविटी के, ठीक है। जो भी चीज़ अर्थ के ऊपर फॉल कर रही होगी, ठीक है, तो हमें पता है कि ग्रेविटी की वैल्यू तो 9.8 मीटर पर सेकेंड ही होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। सो और मैथ्स हमारे पास क्या होगा, मैथ्स ही रहेगा, एम की जगह हम एम ही लिखेंगे। लेकिन फोर्स हमें पता है कि फोर्स जो होती है वो किसकी इक्वल होती है, वो वेट की इक्वल होती है, ठीक है। फोर्स एंड वेट दोनों इक्वल होते हैं और इनके यूनिट भी इक्वली होते हैं, यूनिट भी सेम होते हैं, ठीक है। फोर्स न्यूटन में होता है और वेट भी न्यूटन में होता है, ठीक है। और एक्सेलरेशन सिमिलरली, एक्सेलरेशन ग्रेविटी दोनों दोनों मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होंगे, ठीक है, मास किलोग्राम में ही रहेगा, ठीक है। तो हमारे पास यानी क्या रिलेशन हो गया, एफ की जगह हमने लिख दिया डब्ल्यू, वेट, एम की जगह एम ही रहा, एक्सेलरेशन वुड बिकम व्हाट, ग्रेविटी, ठीक है। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया डब्ल्यू इक्वल्स टू एम जी, ठीक है। तो ये हमारे पास हमने रिलेट कर लिया कि इसमें वेट भी है, ऐसा रिलेशन आ गया हमारे पास जिसमें वेट भी आ रहा है एंड मास इज ऑल्सो देयर, ठीक है। ओके अब हम करते हैं जो न्यूमेरिकल्स हैं हमारे पास एग्जांपल्स, ठीक है, बुक के अंदर। तो फर्स्ट ये 3.1 है, इसमें क्या बता रहे हैं कि हमारे पास अगर सेम इंजन इंस्टॉल करते हैं हम इन अ बस और कार, ठीक है, जिसके अंदर क्या है बेसिकली वो इंजन अगर फोर्स 3000 न्यूटन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, एक्सर्ट कर रहा है दोनों में, कार में भी बस में भी, यानी फोर्स हमारे पास दोनों में सेम होगी, राइट। तो अब हमने बेसिकली फाइंड क्या करना है कि कितनी एक्सेलरेशन हमारे पास ये इंजन प्रोड्यूस करेगा बस के अंदर, इफ़ द बस हैज़ मास 12,000 किलोग्राम, और कार में कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी अगर कार का मास है कितना, 1200 किलोग्राम, ठीक है। इट मीन्स कि हमें मास भी गिवन है, फोर्स भी गिवन है, बट ओनली वी हैव टू फाइंड इज द एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अब हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना है एंड यू नो कि हमारे पास एक्सेलरेशन के लिए क्या होता है, एफ इक्वल्स टू एम ए हमने पढ़ा था, ठीक है। तो इससे हमने निकाल लिया क्या, एक्सेलरेशन को हम फाइंड आउट कर लेंगे, एम उधर चला जाएगा, सो एफ ओवर एम इक्वल्स टू ए, ठीक है, या फिर ए इक्वल्स टू एफ ओवर एम, कोई भी कह सकते हैं, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, बस बेसिकली आपको फोर्स भी पता है, आप क्या लिखेंगे फोर्स के अंदर, फोर्स की जगह पे इन द फर्स्ट पार्ट तो आप इसकी फोर्स लिख दें कि 3000 न्यूटन होगी, राइट। इफ़ यू आर कैलकुलेटिंग इट फॉर द कार्स, फॉर एग्जांपल मैं ए को सी लिख देती हूँ, सी से रिप्रेजेंट कर देती हूँ, ठीक है। और ये एफ सी बन जाएगा, एम सी बन जाएगा, ठीक है, ये सारी सी आ जाएंगे, हम सी से हमने सब्सक्रिप्ट इसमें पुट कर दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा कि बस इसमें मैथ पुट कर दें, तो कार का मैथ हमें क्या गिवन था, कार का मैथ था 1200 किलोग्राम, राइट। सो 1200 किलोग्राम हमने पुट कर दिया यहाँ पे, तो अब आंसर क्या आएगा हमारे पास, तो आंसर आ जाएगा 0.25, ठीक है। और ये क्योंकि हमारे पास न्यूटन किसके इक्वल होता है, अब हम इसको यूनिट को भी सॉल्व कर देते हैं, न्यूटन होता है हमारे पास किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये हो गया किलोग्राम, राइट। तो ये किलोग्राम किलोग्राम कैंसिल हो जाएगा एंड
what you got is 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। सो हमें एक्सेलरेशन चाहिए थी और एक्सेलरेशन का यूनिट भी हमारे पास मीटर सेकेंड स्क्वायर आ गया, राइट, और वैल्यू भी आ गई, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है हमारे पास के अब हमने क्या करना है, इसी को फॉर द बस हम फाइंड कर लेंगे। सॉरी, इट इज़ 2.5। ओके, फिर इसके बाद हम बस का देख रहे थे, तो ए बी और एफ बी एम बी, राइट, इस तरह से हम कर लेंगे। तो ए बी हमारे पास एक्सेलरेशन कितनी थी, एक्सेलरेशन तो हमने फाइंड करनी है, राइट। अब फोर्स क्या है हमारे पास 3000, राइट, और फिर इसका मास कितना था बस का 12,000, ठीक है। तो इस तरह से हो गया, और फिर वही हो गया न्यूटन, न्यूटन की जगह हम डायरेक्टली लिख देते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम हो गया किलोग्राम, कट हो जाएगा इसके साथ, ये 3 ज़ीरोज़ इस 3 की ज़ीरो के साथ कैंसिल हो गए, 3 4 ज़ा 12 एंड आंसर बन जाएगा हमारे पास 0.25, राइट, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। सो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके, अब क्या है हमारे पास कि नेक्स्ट थिंग इज़, अच्छा अब हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल 3.2। इसमें क्या कहा है कि हमारे पास एक गर्ल है कायनात, ठीक है, उसका मास कितना है 50 किलोग्राम, ठीक है, मास हमें गिवन है। और फिर इसके बाद क्या है, इसका जो वेट है, साथ साथ हम लिखते भी जाते हैं सो दैट ईजियर हो, ठीक है। अब क्या है हमारे पास की एग्जांपल है 3.2। ओके, सो उसमें हमारे पास मास कितना गिवन है, मास है 50 किलोग्राम्स, राइट। और अच्छा अब क्या है, वेट हमने बेसिकली फाइंड करना है, ठीक है। अब वेट कहाँ कहाँ फाइंड करना है, एक तो अर्थ की सरफेस पे एंड अदर वन कहाँ पे फाइंड करना है, जुपिटर की सरफेस पे हमने फाइंड करना है। ओके, सो अब क्या है कि हमारे पास हमने अर्थ पे और जुपिटर की सरफेस पे फाइंड करना है, और दोनों की ग्रेविटीज़ भी हमें गिवन है, ठीक है। जो हमारे पास है ग्रेविटी अर्थ पे वो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड जो ग्रेविटी है जुपिटर पे वो कितनी है, दैट इज़ 24.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों पे ग्रेविटीज हमारे पास डिफरेंट है। तो ग्रेविटी है अर्थ पे दैट इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके, और जुपिटर के ऊपर कितनी है, इट इज़ 24.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ यू नो द रिलेशन, हमें पता है कि W इक्वल्स टू mg, राइट। सो अब हमने क्या फाइंड करना था, यही, ठीक है, वेट हमने फाइंड करना है। अब वेट अगर मैं फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम फाइंडिंग द वेट ऑन अर्थ, ठीक है, तो अर्थ के लिए क्या होगा हमारे पास कि हमें मास गिवन है 50, राइट, और अर्थ पे हमारे पास ग्रेविटी की वैल्यू कितनी है 9.8, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे और फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो आंसर आएगा हम लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है, कैलकुलेट करके। एंड देन अगर है हमारे पास जुपिटर, राइट, सो जुपिटर में क्या करेंगे, जुपिटर के लिए हमारे पास होगा कि वही W इक्वल्स टू mg, यही रिलेशन होगा, ठीक है। W क्या होगा और m कितना है हमारे पास, वही है 50, द वैल्यू ऑफ g इज़ 24.8 ऑन जुपिटर, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या है हमारे पास, जो भी आंसर आएगा हम उसको यहाँ पे मेंशन कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि हमारे पास जो यूनिट बनेगा इसका वो क्या होगा, क्योंकि मैथ्स होता है, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि यूनिट क्या बनेगा, सिंपली मैथ्स होता है किलोग्राम्स में एंड ग्रेविटी किस में होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। सो यही हमारे पास पूरा यूनिट आ जाएगा, यानी इट मीन्स के जो भी आंसर आएगा यहाँ पे किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड इधर भी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। सो अभी हमने पढ़ लिया है क्या चीज़, कि हमने इस न्यूटन का सेकेंड लॉ पढ़ा है, ठीक है, एंड वी हैव स्टडीड मास एंड वेट, ठीक है। अब इन द नेक्स्ट वीडियो मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी न्यूटन का थर्ड लॉ। सो थैंक यू, कोई भी क्वेश्चन है सो यू मे आस्क।